हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। द डेविल्स वाइफ पार्ट 4 चैप्टर 31 अनटाइटल्ड चैप्टर 31। वही मीरा का तो शर्म से बुरा हाल था। उसकी पकड़ रोहन के हाथ पर मजबूत हो गई। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। मीरा को इतनी शर्म आ रही थी कि वह कहीं छुप जाना चाहती थी। मीरा ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई किसी से अपनी नजरें मिलाने की। रोहन को भी एहसास हुआ कि मीरा की पकड़ उसके हाथ मजबूत हो गई है। उसने भी मजबूती से मीरा के हाथों को पकड़ लिया। दादी के कहने पर सब ने रोहन की टांग खींचना बंद कर दी, पर रुद्र जी की नजरें अभी भी रोहन पर थी। वह अभी भी रोहन को अपनी गुस्से भरी आंखों से घूर जा रहे थे। रोहन मीरा का हाथ पकड़े ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। बाकी सब भी अब अपना अपने आप ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी निखिल दनदनाए सबको इग्नोर कर डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल रोहन के सामने जा बैठा। वह अपनी नाराजगी और गुस्से से जलती हुई आंखों से रोहन को ही घूरे जा रहा था। उसे किसी और का कोई ख्याल नहीं था। उसने अपने सामने टेबल पर पड़ी प्लेट को पटकते हुए सीधा कर रखा और रोहन, जो मीरा के लिए अभी वेजिटेबल सैलेड ले ही रहा था, निखिल उसके हाथों से छीनते हुए सारा सैलेड अपने प्लेट में रख दिया। जिस भी चीज को रोहन छूता, निखिल उस चीज को रोहन से छीन लेता। अब रोहन को भी निखिल पर गुस्सा आने लगा था। निखिल के ऐसे बर्ताव देख सभी निखिल को घूर कर देखने लग। निखिल के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह रोहन से काफी ज्यादा नाराज है। दादी माँ से अब और देखा नहीं गया। वह निखिल से बहुत प्यार से पूछी, क्या हुआ निखिल, लगता है तुम अपने दोस्त से नाराज हो। इसने ऐसा भी क्या कर दिया जिससे तुम इससे इतना नाराज हो। निखिल इतना सुनते ही गुस्से से दादी के पास आया और उनसे लिपटते हुए बोला, दादी आपका पोता ना बहुत बेरहम है। क्या मैं इसका दोस्त नहीं हूँ? क्या ये हमेशा मुझे अपने किसी दुश्मन की तरह समझता है? मुझे समझ नहीं आता कि यह मुझे चाहता क्या है। दादी निखिल का सर सेलाते हुए पूछी, क्या हुआ बेटा, तुम बताओ तो सही, क्या किया इसने अब। तभी निखिल अपनी रुवासी की आवाज में बोला, दादी माँ अगर आप चाहते हैं कि आपका परपोती या परपोती जल्दी से आ जाए तो फिर आप इस बेरहम इंसान से बोले मुझे अपने डेट के साथ काम नहीं करना है और ना ही मुझे लंदन शिफ्ट होना है। इस बेरहम इंसान ने मुझसे बिना पूछे ही मेरे डेट के साथ काम करने और मुझे पूरे 6 महीने के लिए लंदन भेजने का ऑर्डर दिया है। मुझे नहीं जाना। कल ही तो मैंने इतनी मेहनत से आपकी होने वाली बहू को मनाया है और यह मुझे कल के कल ही लंदन भेज रहा है। इस इंसान के पास दिल तो है नहीं। इससे अपने काम से फुर्सत मिले तो इससे प्यार के बारे में मालूम चले, पर नहीं, दूसरों के प्यार भरे रिश्ते में इसे ही डेविल ही बनना है। स्माइल विद हॉर्न्स एंग्री। जब दादी माँ ने निखिल के मुंह से यह सुना कि उसने भी उनके लिए बहू ढूंढ ली है तो उनकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वह अपनी खुशी को और नहीं रोक पाए और निखिल की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, क्या तुमने सच में मेरे लिए बहू ढूंढ ली है? वाह बहुत बढ़िया, तुमने भी अपने लिए बीवी ढूंढ ली। और इस नालायक से तो मुझे उम्मीद नहीं थी, पर चलो इसने भी अपने लिए बीवी ढूंढ ली। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक तुम मुझे कोई परपोता या परपोती नहीं दे देते। तुम इधर ही रहोगे। मुझे जरा अपनी बहू से तो मिलवाओ। तुम एक काम करो, तुम मुझे मेरी बहू के घर ही ले चलो। आज के आज ही मैं तुम्हारी और अपनी होने वाली बहू की, कल के कल ही तुम्हारी भी रोहन के साथ सगाई होगी। निखिल चौंकते हुए बोला, क्या दादी अपने भी क्या बोला? इस राक्षस ने अपने लिए बीवी ढूंढ ली? इससे कोई लड़की कैसे मिल गई? इस जैसे बेरहम इंसान से कोई लड़की प्यार कैसे कर सकती है? स्मर्क स्मर्क। दादी माँ निखिल के सर पर चपत लगाते हुए बोली, चुप कर नालायक, तू भी क्या मेरे पोते को उसके ही ससुराल वालों के सामने राक्षस बुला रहा है? क्या सोचेगी उसकी बीवी? निखिल को एक और झटका लगा। वह अपना सर उठाए अब सबकी तरफ अपनी उत्सुकता से सबको देखने लगा। उसने रोहन के साथ बैठी लड़की को अपनी छोटी आंखें करते हुए देखा और मन ही मन सोचते हुए बड़बड़ाते हुए बोला, मैंने इसे कहीं तो देखा है, पर कहाँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। दादी एक नज़र मीरा की तरफ देख फिर निखिल की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम सच में इसे जानते हो? क्या तुमने सच में से कहीं देखा है? क्या तुमने इसे रोहन के साथ तो नहीं देखा? सभी लोग निखिल को बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगे। फिर रोहन की तरफ देखे, पर रोहन को तो इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। निखिल अपना सर को खुजलाते हुए बोला, देखा तो है कहीं दादी ही, पर मुझे भी याद नहीं आ रहा। पर छोड़ो, मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहले चलो अब मेरी वाली बीवी के घर, वैसे भी मैंने उससे बहुत मुश्किल से मनाया है। अब देर मत करो और चलो। वह दादी का हाथ खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला। दादी माँ निखिल के हाथों पर मारते हुए भी बोली, अबे नालायक, मुझे खाना तो खाने लेने दे।
निखिल उनको बाहर ले जाते हुए बोला, अरे दादी आप क्या खाना खा रहे हो, इतना बोरिंग सा तो खाना बनाया है आपके पोते ने, तो सबका टेस्ट ही बिगाड़ के रखा है, हर समय हेल्दी फूड बोलकर घास पत्ती खेल आता रहता है। आप चलो, मैं अपनी होने वाली सासू माँ के हाथों से गर्मागर्म आलू के पराठे खिलूंगा, वह सच में बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाते हैं, उसके साथ टमाटर और पुदीने की चटनी, आप उंगली चाटती रह जाओगी। दादी लाचारी से पीछे डाइनिंग टेबल की तरह सबको देखी, फिर अपना हाथ देख वह लाचारी में मुंडी हिला के आगे चल दी। उन्हें पता था यह नालायक अब उनका हाथ तो नहीं छोड़ेगा जब तक अपना काम न करवा लेता। निखिल झटपट से दादी को बाहर ले आता है और अपनी कार में बैठाने लगता है। तभी उससे अंशु के कमरे में मीरा और अंशु की लगी तस्वीरें याद आ जाती है। उससे अंशु ने बताया था कि यह उसकी बचपन की दोस्त और बेस्ट फ्रेंड है। इतना याद आते ही वह दादी की तरफ को देखते हुए, बुर दादी बस 2 मिनट आप रुके, मैं अभी आता हूँ, इतना बोल गया अंदर की तरफ भाग गया। चैप्टर 32 अनटाइटल्ड। चैप्टर 32। निखिल और दादी को जाने के बाद डाइनिंग हॉल पूरी तरह से बिल्कुल शांत हो गया था। सभी लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट करने में लगे थे कि तभी निखिल वापस से भागता हुआ आया। वह मीरा और रोहन के पास आकर रुका और हौंफते हुए बोला, मीरा भाभी आपको मेरे साथ चलना है, प्लीज जल्दी से चलो। वह मीरा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी उसकी नज़र मीरा के दूसरे हाथ पर पड़ी जो रोहन ने अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। ये देखते ही निखिल की आंखें हैरानी से आंखें फाड़े रोहन को देखने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था यह उसका दोस्त है। कुछ देर ऐसे ही रोहन के और मीरा के हाथों को घूरने के बाद उसकी आंखें चमक उठी। निखिल कोई भी मौका नहीं छोड़ता था रोहन को चिढ़ाने का, उसे आज मौका मिल ही गया। वह अपनी उत्सुकता को छुपाते हुए बोला, वाह भाई क्या बात है, आपने इस तरह से खाते हुए भाभी का हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे आपने छोड़ा तो भाभी एक पल में ही गायब हो जाएंगे। निखिल माही की तरफ देखते हुए बोला, माही लगता है तुम जल्दी ही बुआ बन जाओगे और मैं चाचा। निखिल के बातों को सुनकर मीरा का ध्यान अपने दूसरे हाथ पर पड़ा जो रोहन के हाथों ने मजबूती से पकड़ हुआ था। मीरा जो पहले से ही काफी शर्मिंदा थी, अब निखिल के ऐसा करने से और भी शर्मिंदा हो गई। उससे निखिल पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था, वह निखिल का सर फोड़ देना चाहती थी। मीरा रोना चाहती थी पर रो भी नहीं सकती थी, उससे कैसे भी करके यहाँ से भाग जाने का मन हुआ। वह अपना हाथ रोहन के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रोहन ने उसके हाथों को छोड़ने के बजाय सभी के सामने मीरा के हाथों को चूमा। रोहन के ऐसा करने से सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कोई कुछ बोलता, रोहन निखिल की तरफ देखते हुए अपनी धमकाती हुई नजरों के साथ बोला, लगता है निखिल तुम्हारे पास अब कोई काम नहीं रह गया है, तुम्हें दी गई पनिशमेंट शायद बहुत छोटी है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 6 महीने की बजाय पूरे 1 साल के लिए लंदन भेज दूं, वो भी आज के आज। निखिल रोहन की बात सुनकर सकपका गया। वह झूठी हंसी हंसते हुए रोहन की चुगली करते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छे दोस्त हो और मुझे उम्मीद है कि तुम एक बहुत अच्छे पति भी बनोगे। अब वो क्या है, ना मुझे ना मीरा भाभी को अपने साथ ले जाना है। वह ना मैं जिसे पसंद करता हूँ वह मीरा भाभी की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मुझे मीरा भाभी की हेल्प चाहिए। प्लीज आज के लिए, मतलब आज के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए मुझे मीरा भाभी को अपने साथ ले जाने दो। वैसे भी मेरे साथ तो दादी भी जा रही हैं और मैं तो मीरा भाभी को उनकी ही बेस्ट फ्रेंड के घर लेकर जा रहा हूं। तुम्हें जलने होने की जरूरत नहीं है। मैं मीरा भाभी को तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं उन्हें तो तुम्हारे बारे में बहुत सारी तारीफें करूंगा। प्लीज अब मुझे भाभी को ले जाने दो। निखिल रोहन के सामने अपने घुटनों के बल हाथ जोड़ते हुए खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज मेरे दोस्त हो ना तुम, तो प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ मेरी भाभी को ले जाने दो। इसके बाद जो तुम कहोगे मैं वह सब करूंगा, पर लंदन में नहीं जाऊंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। निखिल ने ये सब एक ही सांस में बोल दिया। वह अभी किसी छोटे से बच्चे की तरह जो अपनी मम्मी को किसी चीज के लिए मना रहा हो, एकदम वैसा लग रहा था। माही के निखिल का ऐसा करना कुछ नया नहीं लगा, वह हमेशा ही रोहन के सामने ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करता था। वह अपनी इस हरकत से बस रोहन को हंसाना चाहता था। वह रोहन को बहुत अच्छे से समझता था, रोहन के हर दर्द के बारे में वह क्यों नहीं हंसता, इस सब के बारे में जो निखिल को बहुत अच्छे से मालूम था, इसलिए वह हमेशा रोहन के सामने ऐसा ही बिहेव करता था। बाकी सब के लिए निखिल का ऐसा बिहेव करना एकदम बचकाना लगा। निखिल अब भी रोहन के सामने बैठा हुआ था, उसने रोहन को मनाने की कोशिश नहीं छोड़ी, वह अब भी किसी बच्चे की तरह रोहन को मनाने में लगा था।
रोहन इस सब को देखकर परेशान होते हुए बोला, ठीक है तुम ले जा सकते हो, पर सिर्फ 1 घंटे के लिए, इसके बाद तुम मीरा को मेरे ऑफिस लेकर आओगे। इतना बोलकर रोहन उठा और मीरा के साथ ही बाहर चला गया। वह मीरा को दादी के साइड में बिठा बाय कर अपनी कार से ऑफिस चला गया। निखिल खुशी से झूमने लगा। वह जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार बाहर ले जाते हुए अपने डैड को कॉल किया, पर इससे पहले कॉल पिक होती वह कुछ सोचते ही वापस से कॉल कट कर उनके असिस्टेंट सुमित गुप्ता को कॉल कर दी। ऑफिस में प्रकाश सिंह और सुमित गुप्ता दोनों ही बोर्ड्स ऑफ मीटिंग अटेंड करने के लिए मीटिंग रूम में अंदर जा ही रहे थे, तभी सुमित गुप्ता का काम फोन बजा। कॉलर आईडी पर निखिल का नाम फ्लैश होते हुए देख तो उन्होंने एक नज़र प्रकाश सिंह को देखा और अपने फोन को उनकी तरफ दिखाते हुए कॉल पिक की। वह कुछ बोलते उधर से निखिल की आवाज आए, आप जहां भी कहीं हैं पापा को लेकर अपने घर पहुंचे जल्दी से जल्दी। निखिल की आवाज काफी हड़बड़ाहट में थी। उसकी आवाज सुनकर सुमित जी को कुछ गलत होने की आशंका हुई। वह भी हड़बड़ाते हुए पूछे, क्या हुआ बेटा, आप बताएं तो सही, इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं आप। निखिल फोन को स्पीकर मोड पर कर रखा था। इधर सीता जी ने भी सुमित जी को हड़बड़ते हुए सुन लिया। उन्होंने निखिल के सर पर एक चपत लगाते हुए बोली, नालायक, सबको बस डरा ही दो। उन्होंने निखिल को चुप रहने के लिए बोला और खुद सुमित बात करते हुए बोली, सुमित बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जानते ही हैं इस नालायक को हर काम बस अपनी हड़बड़ाहट में ही करना होता है। आप और प्रकाश बेटा दोनों ही आप अपने घर आ जाए, कुछ बात करनी है हमें आपसे, और प्रकाश से परेशानी की कोई बात नहीं है। आप दोनों अपना काम खत्म कर आराम से आए। सुमित गुप्ता को सीता राय की आवाज पहचान में आ गई। उन्होंने अपने आप को शांत बहुत ही विनम्र कर बोले, जी जैसा आप कहें। इतना बोल फोन रख प्रकाश सिंह को सब बात बता देते हैं। वह दोनों मीटिंग को पोस्टपोन कर गुप्ता हाउस के लिए निकल जाते हैं। चैप्टर 33 अनटाइटल्ड। चैप्टर 33। निखिल का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने कब आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में पूरा कर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इधर जब से निखिल से अंशु की आखिरी बात हुई थी वह उसी बात के बारे में सोचे जा रही थी। उस दिन निखिल का अचानक से उसे किस करना और वो सभी बातें अंशु को परेशान कर रहा था। उसने अब तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वह अपनी ही उधेड़बुन में थी। निखिल गुप्ता हाउस में आते ही उससे ड्राइंग रूम में ही रीना जी और अंशु का बड़ा भाई कुणाल गुप्ता बैठे बात करते हुए दिखे। वह उनके पास बहुत अदब से आया और रीना जी के हाथों अपने हाथों में पकड़ बहुत ही सीरियसली बोला, आंटी मुझे आपको किसी से मिलवाना है और आज मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप मुझे वह चीज देंगे। तब तक ड्राइंग रूम में निखिल के पीछे पीछे सीता दादी का हाथ पकड़े मीरा भी अंदर आई। मीरा कुणाल को देखकर चाहते हुए बोली, भाई आप आ गए। कुणाल मीरा को अपनी ही छोटी बहन अंशु की ही तरह प्यार करता था। कुणाल, अमन, मीरा, अंशु चारों ही बचपन से एक दूसरे के साथ खेलकर ही बड़े हुए थे। बाकी रहा अनिकेत, तो अनिकेत इन चारों से अलग था। ये थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था। इसे ज्यादा ना बोलना ना ही किसी से घुलना मिलना पसंद था। ये बचपन से ही हमेशा अपने आप को या तो अपनी किताबों के साथ या अपने कंप्यूटर या अपनी पेंटिंग्स के साथ बिजी रहता था। रोहन और अनिकेत दोनों की पर्सनैलिटी एकदम एक जैसी थी। अगर दोनों को पर्सनली देखा जाए तो दोनों जुड़वा भाई की तरह ही लगेंगे। मीरा को देखते ही कुणाल खड़ा हुआ और मीरा को अपने गले से लगाते हुए बोला, चलो मेरी मीरू आ गई। मेरी झोली बहन से बचाने के लिए तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मेरी टीम को नहीं छोड़ोगी और हमेशा मुझे अपने भाई अमन और मेरी बहन के बुरे आइडिया से बचाओगे। मीरा हंसते हुए बोली, जी भाई आप जो बोले वैसा ही होगा। दादी माँ कुणाल और मीरा की बातों को सुनकर हंसते हुए बोली, अच्छा तो मतलब तुम अमन से डरते हो। अमन इतना भी खतरनाक नहीं है, और रही बात तुम्हारी बहन की तो हम उनसे तो पहली बार मिलने जा रहे हैं। अब तक सभी मीरा और कुणाल को ही देख रहे थे। उनका ध्यान सीता जी पर गया ही नहीं था। सीता जी के बोलने पर रीना जी का ध्यान सीता जी की तरफ गया। वह थोड़ा हैरान होते हुए सीता जी को देखते हुए बोली, आप तो सीता राय हैं। आपका यहाँ हमारे घर आना हमें बहुत अच्छा लगा। वो हमें समझ नहीं आया आप यहाँ आए कैसे। रीना जी की बातों को सुनकर सीता जी हंसते हुए बोली, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ आए हैं तो अच्छे ही काम के लिए हैं। आपको बस अब हमारे लिए आलू के पराठे बनाने हैं। आपका यह वह निखिल के कानों को पकड़ते हुए बोली, इसने हमें डाइनिंग टेबल से बिना नाश्ता किए ही पकड़कर आपके पास ले आया और पूरे रास्ते बस उसने हमसे यही कहा कि आपके हाथ से बनाए आलू के पराठे बहुत ही अच्छे होते हैं। आशा करते हैं आप हमें निराश नहीं करेंगे।
रीना जी खुश होते हुए बोली, निखिल बेटा को तो बस हमारी तारीफ करना ही आता है, हम इतना भी अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, पर हाँ जरूर हम आपके लिए आलू के पराठे बनाएंगे, आप बस 15 मिनट दीजिए, हम अभी बना कर लाए। इतना बोलकर किचन की तरफ चली गई। मीरा दादी को बिठाते हुए बोली, दादी माँ हम अभी अंशु से मिलकर आते हैं, आप बैठिए और भाई से बात कीजिए। मीरा निखिल को लेकर अंशु के रूम की तरफ चली गई। यहाँ बैठे कुणाल को समझ ही नहीं आ रहा था वह दादी से किस तरह से बात करे और क्या बात करे। इतना सोच ही रहा था तभी प्रकाश और सुमित गुप्ता दोनों ही थोड़ी हड़बड़ी में घर में आते हुए देखे। कुणाल की आंखों में चमक आ गई है। सुमित और प्रकाश आते ही घर में बैठी सीता जी को देखकर वह दोनों ही बहुत अदब से सीता जी को ग्रीट कर उनके बगल बैठ गए। रोहन जैसे ही ऑफिस पहुंचा उसके फोन रिंग करने लगा। फोन पर कृपान का नाम फ्लैश होते देखा तो उसकी आंखें थोड़ी डार्क हो गई। जैसे ही रोहन ने कॉल पिक की कृपन की आवाज आई, सर पवन शर्मा वाला काम हो गया है और मिस्टर जॉन्स की बेटी इंडिया उन्हें तलाश करने आई है, हो सकता है वह आपसे जल्द ही कांटेक्ट करें। रोहन का एक हाथ अपने पॉकेट में था और दूसरा हाथ अपने फोन पर। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके आसपास उसके कलीग्स ग्रीट कर रहे थे और रोहन उन्हें बस अपनी नजरों से ही उनके ग्रीट का जवाब दे रहा था। रोहन कृपान की बात को सुनते हुए बोला, मिस्टर जोनस की बेटी, हमारे लिए अभी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, कल मेरी सगाई है, मुझे मेरे घर के आसपास सिक्योरिटी और भी टाइट करो, मुझे कोई भी गड़बड़ी कल किसी भी तरीके से नहीं चाहिए। याद रखना अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। इतना बोल रोहन ने अपना फोन कट कर दिया। रोहन अपने केबिन में पहुंचा ही था कि उसका सेक्रेटरी अरुण भी उसके पीछे पीछे आ खड़ा हुआ। रोहन के चेयर पर बैठ जाने के बाद उसके ऑर्डर देने का वेट कर रहा था। रोहन कुछ देर टेबल पर पड़े पेपरवेट के साथ खेलता रहा, फिर अरुण की तरफ देखते हुए बोला, काव्या शर्मा की हर हरकत पर नजर रखो। जी सर, आपका काम हो जाएगा, आपको हर 24 घंटे की इंफॉर्मेशन आपको आपके मेल पर मिल जाएगी। इतना बोलकर से बाहर किसी को कॉल करते हुए निकल गया। इधर गुप्ता हाउस में अंशु मीरा के सामने बैठी थी। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। दोनों के पास ही अपने अपने सवाल थे, पर दोनों ही एक दूसरे से अभी बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उन दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए निखिल बोल, क्या तुम दोनों अब अपनी इस साइलेंट वॉर को खत्म करोगे? निखिल ने बस अभी इतना ही बोला था। ये दोनों एक साथ तेज आवाज में निखिल को चुप कराते हुए बोली, शॉट अप यू इडियट। कुणाल तभी रूम के अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से क्यों चलाई? जब उसने अंदर का माहौल देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह नासमझी से निखिल को इशारा करते हुए बोला, इन दोनों को क्या हुआ? निखिल जो अभी उन दोनों के चुप करने से अपने आप को बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा था, कुणाल के पूछने पर उससे बालकनी में आने का इशारा कर दिया। जैसे ही कुणाल बालकनी में आया, निखिल अपनी बहुत धीरे आवाज में मीरा और अंशु की तरफ देखते हुए बोला, इन दोनों जंगली बिल्लियों के बीच अब मैं एक चूहा बनकर रह गया हूं। कुणाल झलाते हुए बोला, अब तुम अपनी बकवास बंद करोगे? मुझे बताओगे भी इन दोनों को हुआ क्या है? ये दोनों ऐसे जंगली बिल्ली बनकर एक दूसरे पर झटपटने पर क्यों पड़ी है? ऐसा भी क्या हो गया? निखिल अपनी झुंझलाहट भरी आवाज में बोला, अरे अब मेरे मुंह से मीरा के लिए भाभी निकल गया। यही बात अंशु को जानने थी, मैंने भी फ्लो में सब बता दिया। निखिल के मुंह से मीरा के लिए भाभी शब्द सुन कुणाल भी हैरानी से निखिल को देखने लगा। वह निखिल को चुप कराते हुए बोला, क्या कहा तुमने मीरा को? निखिल पहले तो कुणाल को किसी बेवकूफ की तरह देखा, फिर बोला, क्या तुम्हारे कान खराब है? अगर खराब है तो जाकर डॉक्टर से चेकअप कराओ ना। मैं अब मीरा को भाभी नहीं बोलूंगा तो क्या ही बोलूंगा? तुम्हें क्या मुझे मेरे ही दोस्त से मरवाने का शौक चढ़ा है? दोस्त मीरा? मीरा भाभी? अरे तुम बोलना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे समझाने का कष्ट करोगे? कुणाल अब अपनी झुंझलाहट को रोक नहीं सका और अपनी इस झुंझुनाहट भरी आवाज में निखिल पर चलाते हुए बोला। निखिल कुणाल को मीरा और रोहन के बारे में सब बताता है। ये भी बताता है कि कल उसकी और अंशु की सगाई के लिए ही दादी और मीरा उनके घर आए हैं। कुणाल तो निखिल के मुंह से ये सब सुनकर जैसे स्तंभ ही रह गया। चैप्टर 34 मॉडर्न दादी माँ। कुछ देर बाद अंशु और कुणाल के सामने मीरा और निखिल किसी मुजरिम की तरह बैठे हुए थे।
निखिल मन ही मन खुद को कोसे जा रहा था, आखिर क्यों उसने अपने बड़बोलेपन में सारी बातें एक साथ बोल दी। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी मुश्किल से तो उसने अंशु को मनाया था, अब उसे डर लग रहा था कहीं अंशु उसके साथ सगाई करने से मना ना कर दे। और ऊपर से उसका भाई कुणाल, वह तो जैसे निखिल को जान से मारने का लेकर बैठा था। और मीरा भाभी तो बस। मीरा गुस्से से निखिल को घूरे जा रही थी। उसका मन कर रहा था वह निखिल का सर फोड़ दे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये द ग्रेट रोहन राय का बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है, कहाँ इसका दोस्त और यह कहाँ बेदिमाग बड़बोला बाल बुद्धि। मीरा निखिल को मन ही मन गालियां दिए जा रही थी। उससे अब अपने आप पर ही अफसोस हो रहा था। वह अंशु से मिलने आए तो आए, अपने साथ इस बड़बोले को क्यों ले आए। मीरा अपनी सफाई देते हुए बोली, अंशु भैया मैं सच बोल रही हूँ, ये सब बिल्कुल अचानक हुआ। मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं था, मैं तो खुद वहां हैरान खड़ी थी। और रही अंशु तुम्हारी सगाई की बात, तो निखिल आज सुबह ही ब्रेकफास्ट के टाइम पर आया। उसने आते ही अपने लव कन्फेशन का एकदम से बम फोड़ा। इसलिए नीचे रोहन राय की दादी आई हुई है, वह तुम्हारी सगाई के लिए तुम्हारी फैमिली और निखिल के फैमिली से भी बात करेंगे। निखिल की भी फैमिली अब तक आ ही गई होगी। मीरा अपनी लाचारी में बोले। उसे लगा अंशु नहीं तो कम से कम कुणाल भैया तो मान ही जाएंगे। कुणाल बोला, अच्छा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पर ही बम फोड़ा सगाई का, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंशु भी तंज कसते हुए बोली, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहती थी, पूरा टाइम ही तुम्हारे साथ रहती हूं, पर फिर भी तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कुणाल बोला, बस यही बात छुपाए है और कुछ भी बात है वह भी बता दो नहीं तो। मीरा सच में अपने आप को एक असहाय और लाचार समझ रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे वह कुणाल और अंशु को समझाए। रीना जी आते हुए बोली, बच्चों सब नीचे चले, हमने सब के लिए आलू के पराठे बना दिए हैं, जल्दी से चलकर खा ले नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वह अंशु को देखते हुए बोले, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं अंशु, जल्दी से अपने आप को ठीक करो। अंशु अपने बालों का मेसी बन बनाया हुआ था और अभी तक वह नाइट ड्रेस में ही थी। अंशु खुद को देखते हुए बोली, बस मैं 10 मिनट में रेडी होकर आए, आप सब चलो। वह मीरा और निखिल की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगी, तुम दोनों यह मत समझ लेना मैंने तुम दोनों को माफ किया, बिल्कुल नहीं। सब उसके रूम से जाते ही अंशु जो अभी गुस्से में थी वह सब के जाते ही एकदम से नर्वस हो गए। उससे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह खुद से ही बोली, अभी तो मैंने निखिल जी को भी कुछ नहीं बोला है और उन्होंने हमारी सगाई भी इतनी जल्दी में। वह अपने सर झटके हुए बोली, छोड़ इन सब बातों को, पहले मैं जल्दी से रेडी हो जाओ, बात देखते हैं। इतना बोल वो वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में अंशु रेडी होकर अपने रूम के चक्कर काट रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। तभी मीरा अंशु के रूम का दरवाजा खोलते हुए अंदर आए और पीछे से उसके पकड़ते हुए बोली, माफ कर दो हमें, हम सच कहा रहे हैं, रोहन जी ने हमसे बिना पूछे ही सगाई अनाउंस कर दी, बाकी हम उनसे कैसी कब और कहाँ मिले सब के बारे में बताएंगे। फुर्सत से पहले बाहर चलो, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं और घबराने की जरूरत नहीं है, दादी बहुत अच्छी है। अंशु ने मीरा का हाथ निवोसनेस के कारण बहुत टाइट पकड़ हुआ था। मीरा अंशु का हाथ को सहलाते हुए बोली, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। अगर आप सच में निखिल को पसंद करती हैं तो सबको बता देना, ठीक है। इतना बोल वो अंशु का हाथ पकड़े बाहर सबके सामने ला आए। अंशु के आते ही दादी माँ ने अंशु को अपने पास बैठने और दूसरी साइड मीरा को, अब तक किसको भी दादी माँ ने अपने आने का कारण नहीं बताया था, इसलिए किसको कुछ भी अजीब नहीं लगा। अंशु के बैठते ही दादी माँ अंशु का हाथ अपने हाथ में लेते हुए रीना जी को आवाज लगाई जो अभी किचन में थी। रीना जी हड़बड़ाहट में बाहर आते ही बोली, जी माँ बन गया है खाना, बस 2 मिनट में हम टेबल पर सब लगाते हैं। उनके मुंह से माँ अचानक ही निकल गया, वो अपने आप को सही करती। तभी दादी माँ ने बोला, कोई बात नहीं, आप हमें माँ बोल सकती हैं, वैसे आप ये बैठे हमें आप तीनों, वो प्रकाश और सुमित जी की तरफ इशारा करते हुए बोली। वे तीनों नसमझी से दादी की तरफ देखने लगे। दादी माँ उन तीनों को इग्नोर कर अंशु को देखते हुए बोली, हम जो भी पूछेंगे आप बिना डरे हमें सब बताएंगी। अंशु सर है में हिला दिया। दादी माँ ने अंशु को चीन को पकड़ अंशु के चेहरे को ऊपर उठते हुआ बोली, हमें आपके मुंह से सुना है तो आप बोले। इस बार उनकी आवाज कड़क थी। अंशु थोड़ा डरते हुआ है बोली,
क्या आपको निखिल पसंद है? क्या आप निखिल से प्यार करती? अगर आप निखिल से प्यार करती हैं तो हम आपकी कल ही सगाई कर देंगे, पर अगर आप निखिल को जरा भी पसंद नहीं करती तो भी कल हम निखिल की सगाई कर देंगे, आपके साथ नहीं बल्कि किस और के साथ। तो सोच समझकर बोले जो बोले आप। इस बार भी दादी माँ की आवाज कड़क थी। दादी माँ की बात सुन सब हैरानी से दादी माँ को देखने लगे। निखिल और मीरा तो दादी माँ की इतनी स्ट्रेटफॉरवर्ड बात सुन उन्हें अपनी हैरानी पर काबू ना रहा। रही बात प्रकाश, सुमित और रीना जी की, तो मानो उन तीनों को कर्ट का तेज झटका लगा हो। वह तीनों अपनी आंखें फाड़े दादी माँ को देखे जा रहे थे। इधर अंशु दादी माँ की रौबदार आवाज से ही डर गई थी। उसने जब दादी माँ की बात सुनी तो एक पल के लिए उससे निखिल और अपने साथ हुए उस दिन की सभी बात किसी रील की तरह उसके दिमाग में चलने लगी। दादी माँ अंशु को चुप बैठा देख वह अपनी उस रौबदार आवाज में बोली, निखिल बेटा, शायद तुम्हारी पसंद तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें अब शायद किसी और लड़की को ढूंढ लेना चाहिए। तुम चिंता मत करो, कल हम जो अभी इतना ही बोल पाई थी कि। अंशु ने अपनी तेज आवाज में कहा, नहीं मुझे निखिल पसंद है, हम निखिल से प्यार करते हैं। चैप्टर 35 अनाथ। अंशु ने अपनी तेज आवाज में कहा, नहीं मुझे निखिल पसंद है, हम दिल से प्यार करते हैं। आप ऐसे कैसे किसी से भी निखिल जी की शादी कर सकते हैं? इतना बोलते हुए उसकी आवाज धीरे हो गई, उसकी नजर शर्म से नीचे हो गई। अंशु के मुंह से लव कन्फेशन सुन निखिल के खुश का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी आंखों की चमक किसी तारे की चमक से भी ज्यादा थी। वो अपनी खुश को किसी भी तरह कंट्रोल किया वहां बैठा रहा। वही सब का हाल भी बहुत अजीब था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था वह कैसे रिएक्ट करे। किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं थी वह सीता राय की बात काटकर अपनी बात रखे। सब अपनी क्यूरोसिटी को शांत किए बैठे रहे। अंशु जब एहसास हुआ उसने सबके सामने क्या बोल दिया, वह इतना बोलते ही वहां से भाग गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अंशु को ऐसे वहां से भागते देखे दादी माँ खिलखिला के हंसने से मजबूर कर दिया। उनको ऐसे खुलकर हंसते देख सब अपने अपने होश में आए। दादी माँ को देखने लगे, सबकी नजरों को अपने पर महसूस कर दादी वापस से अपने उसकी रौबदार अवतार में आ गई। वह प्रकाश सिंह की तरफ देखते हुए बोली, तुम एकदम बेहुदा हो, तुम्हें अपने ही बेटे की दिल की बात नहीं पता। जब देखो उसे अपना रौब दिखाते रहते हो। कभी तुमने उससे उसका दोस्त बनकर उससे बात करने की कोशिश करी? हमेशा अपनी पिता वाली रूप में आकर उससे फटकारते रहते हो। देखो अब नौबत क्या आ गए हैं, इसे अपनी ही शादी की बात मुझसे आकर करनी पड़ रही है, जबकि इसके पास इसका बाप दादी और माँ तीनों है, फिर भी एक अनाथ की तरह इसे ट्रीट किया जा रहा है। फिर भी रुकते हुए दोबारा बोली, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मेरी पसंद की हुई लड़की को तुमने निखिल के लिए नहीं चुना और अपनी मर्जी निखिल पर थोपने की कोशिश करी तो तुम्हें तुम्हारी ही बिजनेस बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। इसलिए सोच भी मत कुछ करने का। एक तो तुम्हारी माँ कहने को इसकी दादी है, पर उसे अपने ही पोते की नहीं पड़ी, खुद तो अमेरिका में पड़ी है, साथ में अपनी बहू को भी बुलाकर अपने तरह आलसी बना दिया है। कल ही रोहन और मीरा के साथ ही निखिल और अंशु की भी सगाई होगी, और खबरदार जो तुमने अपनी माँ या अपनी बीवी को बताया उन दोनों को तो अब हम बताएंगे। प्रकाश जी सीता दादी की बड़ी बहन के बेटे थे। वह अपनी माँ से ज्यादा तो सीता जी से डरते थे। वह आज भी सीता दादी के सामने जानबूझकर भी कभी नहीं आते थे। सीता दादी के धमकाने के बाद उन्होंने अपना सर नीचे झुका आएंगे बोला, आपने जैसा बोला वैसा ही होगा। कल ही निखिल की सगाई होगी और मैं इस बारे में ना तो माँ को बताऊंगा और ना ही अपनी बीवी को। हम देखो तुम्हें अच्छे से मालूम है मैं क्या कर सकती हूँ। और एक बात खबरदार, जो मेरे पोते को दोबारा धमकी दी उससे विदेश जाने का ऑर्डर दिया, याद रखना उसकी जगह कहीं तुम ही विदेश में ना दिखा, इसलिए सोचकर भी उसे धमकी मत देना। प्रकाश जी अपने पसीना पूछते हुए बोलो, जी बिल्कुल, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो आपकी बात काट सके। मैं इससे कुछ भी नहीं कहूंगा जब तक आप ना बोले। प्रकाश जी अपने मन में अपने बेटे निखिल को 100 बार गालियां दे चुके थे। आज सबके सामने उनके बेटे ने उन्हें पराया साबित कर दिया था। उन्हें ही अपनी बेटी की पसंद नहीं पता, उन्हें यह नहीं पता कि उनका बेटा किसी से प्यार करता है। उनका बेटा पूरी दुनिया में अपने प्यार का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, पर इस नालायक को अपने ही पिता को ये बात बताने बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। अभी तो मैं सीता माँ से डांट खा रहा हूँ, बाद में अपनी माँ और अपनी बीवी से भी डांट खानी पड़ेगी। इस नालायक लड़के ने मुझे अपने ही घर से निकालने का अच्छा प्लान बनाया है, इसे तो मैं सच में नहीं छोड़ूंगा। एक बार घर तो आओ फिर बताता हूँ।
प्रकाश जी को ऐसे डांट पड़ते रीना जी और कुणाल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह दोनों आंखें फाड़े प्रकाश जी को देख रहे थे, जो अपना सिर झुकाए किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठे हुए थे। रीना और कुणाल दोनों ही प्रकाश जी से पहले भी मिल चुके थे, तब उन्होंने उनको कभी किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा था। आज उन्हें उनका इस पहलू को देखकर सच में विश्वास ही नहीं हो रहा था। वही सुमित जी अपना सिर झुकाए हंसे जा रहे थे। उन्हें अपने दोस्त को इस तरह से सर झुकाए किसी की बात को सुनते देख उन्हें सच में बहुत हंसी आ रही थी। वह अपने आप से ही बोले, बहुत रौब दिखाते हो ना, ऑफिस में सबको अपनी पावर से डराते हो। अब मजा आया, मुझे पहले ही सीता जी से बात कर लेनी चाहिए थी, पर तुम तो हमेशा अपनी चील नजरों से मुझे देखते रहते थे। सीता जी सुमित और रीना जी की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों को सब समझ में आ ही गया होगा। हम यहाँ आपकी बेटी का रिश्ता अपने पोते निखिल से करने आए हैं। अगर आप दोनों को इससे कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, परंतु इनके रिश्ते को मना करने से पहले बस एक बार आप इन दोनों के रिश्ते को एक मौका तो जरूर दे। हमारा पोता थोड़ा बड़बोला जरूर है, पर यह दिल का बहुत अच्छा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपकी बेटी निखिल के साथ खुश रहेगी। कभी भी अगर निखिल ने अंशु को दुख दिया तो हम खुद उन्हें पनिशमेंट देंगे। बस आप एक मौका जरूर दें इन दोनों को, हमारी आपसे यही विनती है। जी, आपको विनती करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें निखिल बहुत पसंद है। अगर निखिल हमारी बेटी को पसंद करता है, ये हमारी बेटी की खुशकिस्मती होगी जो वह आपके घर की बहू बनेगी। हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं, आप चाहे इनकी शादी कल ही करवा दें। हम अपनी बेटी को आपके हाथ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उसकी हर जरूरतों का ध्यान देंगे। आपके होते हुए मुझे किसी चीज की कोई क्या चिंता नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। हम इन दोनों के रिश्ते को मंजूरी देते हैं। सुमित जी रीना जी की तरफ देखते हुए बोले तो रीना जी ने भी अपना सर हामी में हिलाकर दादी की तरफ देखते हुए बोली, हमें आप पर पूरा विश्वास है, हम इस रिश्ते को मंजूरी देते हैं। इतना सुन निखिल खुशी से दादी के गले लगते हुए बोला, आई लव यू दादी, आप दुनिया की सबसे प्यारी दादी है, आपने आज मेरी खुशी मुझे दी है। निखिल सबकी तरफ देखते हुए बोला, मैं सबसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अंशु को दुनिया भर की खुशी दूंगा, उसके आंसू को कभी भी अपनी वजह नहीं बनने दूंगा। चैप्टर 36 अंकित की बरुखी। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। निखिल तो अपनी खुशी को बयां ही नहीं कर पा रहा था। दादी से गले मिलने के बाद वह प्रकाश जी के पास गया और उनके गले लगते हुए बोला, चाहे आप कितने भी खड़ूस हो पर आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। आप जब भी मुझे किसी परेशानी में देखते हैं, सामने से नहीं सही पर मेरे पीछे मुझे हमेशा हेल्प करते हैं। आपने कभी मुझे नहीं कहा आप मुझसे प्यार करते हैं, पर आपने हमेशा अपने एक्शन से वह पूरा किया। आप वर्ल्ड के बेस्ट दाल हैं। आई लव यू डैड। प्रकाश जी को तो निखिल की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज तक कभी भी निखिल उनसे इस तरह गले लगकर बात तक नहीं की थी, हमेशा वह उनसे डरकर दूरी रहता था। आज बहुत दिनों बाद वह उनके गले लगकर एक बच्चे की तरह उनसे बात कर रहा था। प्रकाश जी खुद को संभाल लेते हैं और अपने आंसू को भी छुपा लेते हैं। ये सब दादी माँ की आंखों से ना बच सका। उन्होंने प्रकाश जी की आंखों में आंसू देख लिए थे, पर उन्होंने उन्हें यहाँ कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी प्रकाश जी बहुत ही प्राउड इंसान है। वह अपने आप को कभी किसी के सामने तो कमजोर नहीं होने देंगे। हमेशा सबके सामने प्रकाश खुद को स्ट्रांग ही दिखाएंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो। उन्हें यही चीज तो प्रकाश जी में बहुत अच्छी लगती थी, कभी भी किसी भी सिचुएशन में खुद को कमजोर ना समझना, यह एक स्ट्रांग इंसान की यही निशानी होती है। निखिल इससे अलग हटते हुए रीना जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या आंटी मैं अंशु से मिल सकता हूँ? क्यों, आपको अंशु से क्यों मिलना है? अब तो वह आपके ही घर आने वाली है, तब मिलने ना, अभी तो हमारे पास रहने दे उसे, कुछ ही दिन बचे हैं, कल सगाई है आप दोनों की, और आपका बस चले तो आप परसों के परसों ही शादी कर हमारी बेटी को अपने पास ले जाएं। जैसे आपकी बेचैनी है हमको तो ऐसा ही लगता है। रीना जी निखिल को छोड़ते हुए बोली, नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, अंशु पहले आपकी बेटी है फिर हमारी, और ये तो आपका घर है। अब हमें उनसे मिलना होगा तो आपसे ही पूछकर जाएंगे ना, अब आपसे बिना पूछे जाना तो पहले और ही था, अब तो हम आपके कुछ लगते हैं, इसलिए अब जो भी होगा आपसे पूछकर ही करेंगे, निखिल फटाक से बोला। कुणाल अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, अच्छा बेटा अब तुम हमारे क्या लगते हो? अभी तो तुम हमारे कुछ भी नहीं लगते हो, वह तो कल है सगाई, आज नहीं तो आज तुम हमारे घर हमारी घर की बेटी का हाथ मांगने आए हो, कोई हमारे घर के दामाद नहीं, तो अभी तो अपने जगह पर चुपचाप जाकर बैठो, नहीं तो
कुणाल की बातें सुनकर निखिल का तो चेहरा ही लटक गया। वह अपने लटके हुए चेहरे से रीना जी की तरफ मासूम भरी आंखों से देखते हुए बोला, प्लीज। निखिल का इतना मासूम चेहरा देख रीना जी को तो हंसी ही आ गई। सब हंसने लगे। निखिल के चेहरे को देखकर वह इतना प्यारा लग रहा था। सुमित जी निखिल के गालों को खींचते हुए बोले, तुम इतने मासूम क्यों हो? जाओ, जाकर मिल सकते हो, तुम मिल सकते हो अपनी अंशु से। निखिल सुनते ही अंशु के रूम की तरफ भाग गया। उसे इस तरह भागते हुए देख सबकी हंसी छूट गई। सब खिलखिला कर हंसने लग। वही राय मैंशन में सबके ब्रेकफास्ट करने के बाद सब अपने अपने कामों में लग गए। अनिकेत ने तो एक नज़र भी माही की तरफ नहीं देख और बाहर चला गया। माही अब अनिकेत की इस बेरुखी से बहुत दुखी हो गई थी। उससे अब अनिकेत पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। अमन अनिकेत की इस बेरुखी को देखा। वह माही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई बचपन से ही ऐसे हैं। उन्हें किसी का अपने इतना करीब होना बिल्कुल पसंद नहीं। शायद तुम पहली लड़की हो जो भाई के इतने करीब जा सकी हो, क्योंकि आज तक तो कभी किसी लड़की ने भी उन्हें धमकी किया, कभी ठीक से उनके सामने खड़ी भी नहीं रह सकी है। उनकी आंखें ही हमेशा उनके गुस्से को बयां करती हैं। तुम्हें कभी ऑफिस में नहीं देखा, वह हमेशा गुस्से में रहते हैं। तुम उनकी इस बेरुखी को दिल से लगाए ना बैठो। चिंता मत करो, तुम इसी तरह कोशिश करते रहो। मुझे पता है तुम उनकी जरूर बदल दोगी। माही एक फीकी हंसी लिए बोली, उसे मेरा प्यार तो दिखता नहीं और तुम कहते हो मैं उसे बदल दूंगी। वैसे ऐसा भी क्या है जो वह इतना घमंडी कोल्ड हार्टेड है? अमन बोला, ये तो मुझे नहीं पता। वह बचपन से ही ऐसे हैं। किसी से भी उनको मिलना जुलना ज्यादा पसंद है। हमसे भी नहीं, वह बस मीरा के ही करीब है और किसी के भी नहीं। वह मीरा के हर नखरे को झेलते हैं। मीरा ही उन्हें अच्छे से समझती है। अनिकेत भैया की हर बात मीरा को अच्छे से पता है। तुम मीरा से बात करो, क्या पता मीरा तुम्हें भाई के करीब लाने में मदद कर सके। माही अपना सर हाँ में हिला कर बोली, मैं कोशिश करूंगी। अनिकेत अपनी कार में अपने सेक्रेटरी के भेजे गए मेल, जिसमें राम उसके दादा की सारी डिटेल्स थी, उससे पढ़ रहा था। कहने को तो उसकी आंखें उसके टैबलेट पर थी, पर उसका दिमाग माही पर। उसने चुपके से माही के उदास भरे चेहरे को देखा था। चैप्टर 37 हार्टलेस अनिकेत। अनिकेत को रात को गुस्से से बोली गई सभी बातें किसी रील तरह उसके दिमाग में चलने लगा। उसने गुस्से में माही को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। उसने तो गुस्से में माही के वो आंसू भी नहीं देखे जो उसकी वजह से बह रहे थे। उसने उन सब को इग्नोर किया और जो मन में आया बस बोलता गया। पता नहीं क्यों अनिकेत ने जब अमन और माही को एक साथ खिलखिलाते हुए बात करते हुए देखा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन दोनों को इस तरह देख उसकी दिल में आग सी लगी। उसे अपने भाई से जलन होने लगी। उसका गुस्सा बढ़ता गया। इसी गुस्से और अपनी बेरुखी में उसने माही को ये सब सुना दिया। वह सुबह भी इसी बात से नाराज और गुस्सा था। उसने माही का वह उदास सूजी आंखें देखी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह नहीं चाहता था कि माही उसकी वजह से रोए। वह ये भी नहीं चाहता था कि माही उसके करीब आए या कोई माही के करीब आए। माही के करीब आने से उसको उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस होता था। वह उस चीज को समझना ही नहीं चाहता था। उसे अब अपने इस बेरुखी पर गुस्सा आ रहा था। अनिकेत अपने लिए सोच में था कि तभी ड्राइवर ने कार रोकी और पीछे मुड़ते हुए बोला, सर हम ऑफिस पहुंच गए। ड्राइवर के बोलने से अनिकेत का ध्यान टूटा और वह अपने उसी खड़ूस अंदाज में वापस आ गया। वह अपनी कार से किसी रौबदार बॉस की तरह निकला और ऑफिस के अंदर चल पड़ा। उसके आसपास आते जाते एम्प्लॉय अपने आप पर अनिकेत की मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। उसकी मौजूदगी थी ही ऐसे कि सामने वाला इंसान या तो जमकर वहीं खड़ा रह जाए या सर झुका है वहां से भाग जाए। किसी को भी उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वह अपने घर माही अपने परिवार के सामने एक अलग ही इंसान था और ऑफिस में एक अलग ही उसका अवतार ऑफिस में बिल्कुल अलग हो जाया करता था। वह एक खड़ूस बॉस और घमंडी इंसान था जिससे लोग काफी डरा करते थे। अनिकेत सीधा अपने लेफ्ट में चला गया। वह लिफ्ट सीधा 48 फ्लोर पर फ्लो जा रुकी। अनिकेत सीधा अपने केबिन में पहुंचा और भेजी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह इंफॉर्मेशंस पता जा रहा था उसके फेस के एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेने के बाद उसने अपना सर अपनी चेयर से टिका दिया। उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वह अपनी आंखें खोला। उसकी आंखें अब एकदम लाल थी, जैसे वह अपने आंसुओं को रोके हुए था। उसकी आंखों से ही कोई देखकर बता सकता था उसके दिल में कितना दर्द और उदासी है। अनिकेत ने उन आंसुओं को बहने से रोका और खुद को संभाल लिया। वह अब नॉर्मल लग रहा था। टेबल पर पड़े इंटरकॉम से अपनी सेक्रेटरी अपने केबिन में बुलाया।
कुछ ही देर में अनिकेत का सेक्रेटरी आयुष अनिकेत की टेबल के सामने खड़ा हो गया। वह अनिकेत के कुछ बोलने का वेट करने लगा। कुछ देर सोचने के बाद अनिकेत बोला, मुझे कल रोहन राय के मेन विला पर सिक्योरिटी चाहिए। मुझे कल किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी हुई तो तुम अपना रेजिग्नेशन खुद मेरे टेबल पर रख जाना। एक बात और ध्यान से, कल मैं अपने आप को दुनिया के सामने लाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सिर्फ उन्हीं मीडिया चैनल्स को मैसेज देना जिन्हें हम स्पॉन्सर्स करते हैं। आयुष अपने फेस पर सीरियसनेस थी। वह ओके सर, आपका काम हो जाएगा, इतना बोल वह वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ निखिल अंशु का हाथ पकड़ते हुए सबके सामने आया। आते ही वह दादी की तरफ देखते हुए बोला, दादी माँ, मैं मीरा भाभी और अंशु को लेकर शॉपिंग पर जा रहा हूँ, आप डैड के साथ घर आ जाएगा। निखिल को अच्छे से याद था रोहन ने उसे उसका काम हो जाने पर मीरा को उसके ऑफिस छोड़ने को कहा था। अगर उसने मीरा को रोहन के ऑफिस नहीं छोड़ा तो उसके डैड माने या ना माने पर रोहन उसे जरूर पूरे 1 साल के लिए लंदन भेज देगा। निखिल ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने दादी की बिना बात सुने मीरा का हाथ पकड़ा और बाहर की तरह तेजी से चल पड़ा। उसने पीछे किसी की बात ना सुने। वहीं मीरा को निखिल पर गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम सच में इतना डरते हो अपने दोस्त से? निखिल मीरा की बात काटते हुए बोला, क्या आपको डर नहीं लगता रोहन से? मीरा उसकी बात सुन बिल्कुल चुप पड़ गई। उससे अपने किए गए सवाल, निखिल के सवाल से अपना जवाब मिल गया। वह चुपचाप उसके साथ चलने लगी। निखिल मीरा का उतरा हुआ चेहरा देखते हुए बोला, वह एक देवल है और उसकी बात ना मानना मेरे लिए बहुत बुरा साबित होगा, इसलिए आपको बुरा लगे या अच्छा लगे इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे उसका कहाँ मानना ही पड़ेगा, आपको उसके ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अब मुझे तो नहीं पता वह आपको क्यों अपने ऑफिस बुला रहा है, पर आप एक पहली औरत है जिसने उसको अपने ही रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। आई डोंट नो बट आई थिंक ही लव यू। बस आप उसे समझने की कोशिश करो, वह कोई बुरा इंसान नहीं है, वह सच में बहुत अच्छा है। आपको लग रहा होगा वह मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ मानता हूं वह मेरा दोस्त है, पर मैं उसे अपने बड़े भाई जैसा मानता हूं। उसकी हर बात मान सकता हूं, उसके खिलाफ कभी जाने का सोच भी नहीं सकता। वह मेरी फैमिली से भी पहले आता है। उसने मुझे पर आए हर एक हाथ को वह काट देता है। वह बचपन से ही ऐसा ही है, खड़ूस बॉसी टाइप, घमंडी, एकदम डेविड जैसा। उसकी पर्सनैलिटी ही एक राक्षस जैसी है। पर जिनसे भी वह प्यार करता है या जो लोग उसके लिए मायने रखते हैं, वह उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। वह अपने आप को कोल्ड हार्टेड और टॉप हैंडलिंग इंसान दिखाता है, पर वह दिल से बहुत कोमल इंसान है। बस आपको उसे समझने की जरूरत है। एक बार आप उसे अच्छे से समझ गई तो आप खुद उसे अपने आप से दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो इतने दोस्त होते हुए भी मैं उसके साथ हमेशा एक साए की तरह उसके पीछे पीछे चलता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ उसे समझना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। एक बार कोशिश करके तो देखें आप। इतना बोलते हुए वह अपनी कार तक पहुंच गया। निखिल ने पहले अंशु के लिए कार का गेट ओपन किया, फिर मीरा के लिए ओपन किया। जब वह दोनों ठीक से बैठ गए तो वह ड्राइविंग सीट पर बैठ ड्राइव करने लगा। कार में बिल्कुल सन्नाटा था। जहां निखिल का ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर था, वहीं अंशु चुपके नजरों से निखिल को देख रही थी। वहीं पीछे बैठी मीरा निखिल की कही गई बातों के बारे में सोच रही थी। उसे रोहन से पहली मुलाकात याद आई, जब रोहन मीरा दोनों ही एक दूसरे के लिए अनजान थे। फिर भी रोहन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाया, उसे कंसोल किया, उसके दर्द को समझा, उसे अपनी बाहों में महफूज महसूस कराया। उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। किसी जेंटलमैन की तरह उसने पूरी रात मीरा का ध्यान रखा और सुबह होते ही उसे उसके घर सही सलामत पहुंचा दिया। उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहे थे, जब वह एक दूसरे को जानते ही नहीं थे तो रोहन ने उससे सगाई करने का फैसला क्यों लिया? रोहन उसी से क्यों सगाई करने के लिए राजी हुआ, जबकि सौम्या तो काफी समय से उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी? आखिर वही क्यों? चैप्टर 38 मदहोश मीरा। मीरा अपने ही सोच में गुम थी। वह रोहन के ऑफिस कब पहुंच गए उससे ध्यान ही नहीं रहा। निखिल के कई बार मीरा के बुलाने पर भी जब मीरा नहीं सुनी तो अंशु ने मीरा के गालों को पकड़ उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर आंखों में देखते हुए बहुत ही अदा से बोलो, आई लव यू मीरा, और झट से मीरा के गालों को चूम कर अलग हो गई।
अंशु की इस हरकत को देख निखिल उन दोनों को आंख फाड़ में देख रहा था। उसे न चाहते हुए भी मीरा से जलन हो रही थी। वही मीरा को अंशु की इस हरकत से वह अपने होश में आ गई। मीरा अंशु की तरफ देखते हुए बोली, रह क्या हरकत है अंशु, कभी तो इससे आगे मेरा कुछ बोल पाती। अंशु मीरा की बात काटते हुए बोली, मीरू कहाँ गुम हो तुम, हम कब के पहुंच गए, तुम्हारा ध्यान कहाँ है मीरू। अंशु बहुत प्यार से बोल रही थी। मीरा को विश्वास ही नहीं हुआ। वह अंशु की तरफ देखते हुए बोला, अंशु क्या मुझसे गुस्सा भी हो। अंशु ने मुस्कुराते हुए मीरा के चेहरे को पकड़ते हुए बोली, नहीं मीरू, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो जानती भी नहीं थी, भला मैं क्यों नाराज होने लगी। हाँ पर मुझे तुमने डिसअपॉइंटेड जरूर किया है रोहन के बारे में कुछ भी ना बताकर। फिर अंशु मीरा को छेड़ते हुए बोली, चलो अब तुम जाओ अपने सैया के पास। अंशु के ऐसा बोलने से मीरा झेप गई। चुप करो अंशु, तुम कुछ भी मत बोलो, मीरा झेपते हुए बोली। फिर वह निखिल की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है अब मैं अंदर चली जाऊंगी। निखिल मीरा की बात काटते हुए बोला, अभी रुको। इतना बोलते ही उसने अरुण को कॉल लगा दी। पहले तो कॉल किसी ने भी कॉल पिक नहीं की, वह दोबारा कॉल कर ही रहा था कि अरुण का कॉल आया। कॉल पिक करते ही निखिल अरुण को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, सीधा नीचे रिसेप्शन पर आओ अभी के अभी, और रोहन को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही नीचे आओ। इतना बोलते ही निखिल ने अरुण की बात बिना सुने ही फोन कट कर दिया। यहाँ अरुण अभी रोहन के साथ एक मीटिंग में था। जैसे ही अरुण ने अपने फोन को बजते देखा उसकी तो सांस ही अटक गई। अरुण ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वह आज अपना फोन मीटिंग से पहले साइलेंट करना कैसे भूल गया। वह मन ही मन अपने आप को से जा रहा था, अब उसका ये खड़ूस बॉस उसका बोनस भी काटेगा और साथ ही साथ सबके सामने इंसल्ट भी करेगा। अरुण भगवान से प्रार्थना करने लगा, आज वह किसी तरह से बस बच जाए, बोनस तो फिर भी ठीक कट जाए पर इंसल्ट सबके सामने नहीं। ही अरुण अपनी ही सोच में था और वहां उसका फोन लगातार बजे जा रहा था। अरुण की तो डर के मारे ना फोन उठाने की हिम्मत हुई ना काटने की, वह बस रोहन के कुछ बोलने का वेट कर रहा था। रोहन ने सिरफिरी निगाहों से अरुण की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद किए बस प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह वह बच जाए। रोहन ने टेबल पर पड़े अरुण के फोन पर कॉलर आईडी देख धीरे से बोला, बाहर जाओ, कॉल अटेंड कर जल्दी वापस आओ। अरुण को तो रोहन के बोलने पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह अब रोहन को क्यूरियोसिटी भरी नजरों से देखने लगा। उसे सामने बैठा बॉस, आज उसके बॉस के मुंह से फूल कैसे झड़ सकता है। उसके बॉस ने उसे ना इंसल्ट की और ना ही बोनस काटने की कोई बात कही। अरुण फिर अपने ही ख्यालों में था। वह खुद को अब लकी समझ रहा था कि आज उसे डांट नहीं पड़ी। अब रोहन को अरुण पर गुस्सा आने लगा था। वह इरिटेट होते हुए अरुण को अपनी गुस्से से भरी इरिटेटेड आवाज में बोला, फोन उठाओ या ऑफिस से बाहर फेंके जाना का एक्सपीरियंस लेना है तुम्हें। अरुण घबराते हुए बोला, निखिल सर का कॉल है, मैं बात करके आता हूं। इतना कहकर वह मीटिंग रूम से बाहर चला गया। तब तक कॉल भी कट हो चुकी थी। बाहर आते ही अरुण ने निखिल को कॉल बैक कर दिया। कॉल पिक होते ही अरुण ना तो कुछ बोल पाया, बस निखिल ने अपनी बात कह कॉल कट कर दी। वह निखिल की बातें सुनकर परेशान था। वह अब मीटिंग में जाए या निखिल के ऑर्डर को फॉलो करे, उसके लिए एक तरफ खाए एक तरफ कुआं वाली सिचुएशन बन गई थी। अरुण मन ही बोला, अगर ऐसे ही सोचता रहा तो मैं दोनों तरफ से डांट खाऊंगा। वह भागता हुआ नीचे रिसेप्शन पर गया। उसने वहां निखिल को किसी लड़की के साथ देखा तो वो हैरानी से अपनी आंखें बड़े निखिल को ही देखने लगा, जैसे पूछ रहा हूं सर के पास मीटिंग अटेंड करने के लिए टाइम नहीं है पर लड़कियों को घुमाने के लिए जरूर टाइम है। अगर सर को पता चला तो वह निखिल सर को लंदन भेजने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पर इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। अरुण ये सब बातें अपने मन में सोचते हुए निखिल के पास जा पहुंचा। जी सर क्या हुआ, अरुण निखिल के पास जाते ही बोला। निखिल ने अरुण को मीरा से मिलवाते हुए कहा, ये तुम्हारी फ्यूचर लेडी बॉस मीरा है, मीरा को तुम रोहन के केबिन में ले जाओ। रोहन अभी जो कर रहा है उसे करने दो, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप जब भी केबिन जाएगा तब उसे पता चल जाएगा। तुम्हें खुद उसे बताने की कोई भी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, उससे यह खुद पता चले वही अच्छा है। और ध्यान रखना तुम अपनी लेडी बॉस का। निखिल अरुण को यह आखिरी बात चेतावनी भरी आवाज में बोला और वहां से चला गया। अरुण को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने सामने खड़ी लड़की को। वह हैरानी से देखने लगा। अरुण खुद को संभालता हुआ मीरा को खुद को फॉलो करने को कहा। वह रोहन की पर्सनल लिफ्ट में एंटर हुआ और मीरा को लेकर कुछ ही देर में रोहन के केबिन में ले गया।
रोहन का केबिन बहुत ही बड़ा और आलीशान था। सब कुछ व्हाइट एंड ग्रे कॉम्बिनेशन से डेकोरेट किया गया था। रोहन के केबिन में बहुत बड़ी बे विंडो था। रोहन के केबिन में काफी सारे बुक थी जो बहुत अच्छे से बुक शेल्फ में अरेंज कर रखी गई थी। रोहन का टेबल रूम के बिल्कुल एंड के सेंटर में था। उसके लेफ्ट साइड बुक शेल्फ, राइट साइड नियर ऑफ बे विंडो से सोफा लगा हुआ था। कोई भी वहां से बैठ ही बाहर का नजारा एंजॉय कर सकता था। मीरा को रूम डिजाइन से लेकर इंटीरियर तक काफी अच्छा लगा। अरुण ने मीरा से बहुत ही रिस्पेक्टफुल टोन में बोला, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो यहाँ इंटरकॉम से कुछ भी मंगा सकती हैं। बाकी सर अभी मीटिंग में है, उन्हें कुछ एक घंटा लगेगा, तब तक आप यहाँ सर का वेट कर सकती हैं। वह इतना बोल सर झुकाए वहां से चला गया। बाहर जाते ही उसने सिग्नेचरल ऑफिस में सबको हिदायत दी, कोई भी रोहन के ऑफिस में न जाए और वहां बैठी लड़की से किसी भी तरह की बदसलूकी ना करे और उनके ऑर्डर को फॉलो करे। वहां सेक्रेटरी ऑफिस में सारे पहले से ही काफी हैरान थे। उन्होंने अरुण को मीरा को अपने साथ रोहन के केबिन में ले जाते पहले ही देख लिया था और अब अरुण की यह हिदायत सुन वह लोग और भी हैरान हो गए थे। इससे पहले कभी भी रोहन राय के केबिन में कोई भी लड़की नहीं आई थी और जो भी आई थी तो काम से, और इस तरह की ट्रीटमेंट तो किसी को भी नहीं मिली थी, सिर्फ माही को छोड़कर। पर माही का आना सबको पता लग जाता था क्योंकि वह बहुत ही खुश मिजाज थी। हमेशा वह अपने साथ कुछ न कुछ एम्प्लॉयज के लिए लेकर आती थी। वह उनके साथ ही कुछ देर टाइम स्पेंड करत थी। वहां सब माही को अच्छे से जानते थे। वहां सेक्रेटरी ऑफिस में कुछ फीमेल एम्प्लॉय को अब उस लड़की से जलन हो रही थी। वह जानना चाहती थी ये लड़की का स्टेटस है क्या, वह कौन है और वह रोहन राय की लाइफ में क्या पोजीशन रखते हैं। इतना बोलकर अरुण वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां पर इसी बात को लेकर डिस्कशन शुरू हो गई। कुछ एक घंटे बाद जब रोहन अपने केबिन में आया तो उसने मीरा को अपने केबिन में लगे बे विंडो से बाहर देख रही थी। वह से आती जाती गाड़ियां, भीड़भाड़, मार्केट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सब कुछ लगभग आधा शहर दिखाई दे रहा था। उसका ध्यान ही नहीं रहा कब रोहन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। रोहन ने धीरे से अपना हाथ मीरा की कमर से होते हुए उसे पेट से पकड़ अपने करीब करते हुए उसने अपना सर नीचे झुकाया और मीरा के बालों को राइट साइड कर उसके कंधे को चूमते हुए उसके कानों तक आ पहुंचा। मीरा की लेफ्ट ईयर के जस्ट नीचे एक तिल था। रोहन ने अभी ही उसे नोटिस किया। वो तिल रोहन को मानो मदहोश सा कर रहा था। उसने मीरा के उस तिल को बहुत ही प्यार से चूमना शुरू कर दिया। रोहन का एक हाथ मीरा के अमर पर कसता जा रहा था और दूसरा हाथ पूरे शरीर पे घूमने लगा, मानो जैसे उसके पूरे शरीर को माप रहा हो। रोहन के छूते ही मीरा के शरीर में सिहरन सी पैदा हो गई। जैसे ही रोहन की गर्म सांसों ने मीरा के कंधों को छुआ, मीरा की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने अपने आप को रोहन के बाहों में छोड़ दिया। उसे रोहन का इस तरह से करीब आना, उसे चूमना मीरा को मदहोश कर रहा था। रोहन ने मीरा के कान को चूमते हुए धीरे से उसके कान में अपनी मदहोश भरी आवाज में पूछा, आपको हमारी याद आई या नहीं। रोहन के बाहों में मीरा खुद को महफूज और मानो दिल को बहुत सुकून सा मिलता था। उसका रोहन का इतना करीब आना कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा। मीरा अपनी आप ही रोहन के आगोश में चली गई। जैसे ही रोहन ने उसके कान में बोला, मीरा अपने होश में आ गई। वह रोहन को पीछे धकेल देते हुए थोड़े गुस्से से बोली, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। रोहन को मीरा का उसे ऐसे पीछे धकेलना अच्छा नहीं लगा। वह मीरा के उस गुस्से भरे लाल चेहरे को देख मीरा पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे मीरा अभी एक खरगोश की तरह लग रही थी जो अभी अंदर से तो डरी हुई थी पर वह खुद को रोहन के सामने अपने गुस्सा दिखा रही थी। रोहन को मीरा के होठों को चूमने का मन किया पर वह मीरा के किए गए सवाल को सुनना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाँ में सर हिला। मीरा का हाथ पकड़ सोफे पर बैठते हुए मीरा को अपनी गोद में बिठा अपने दोनों हाथ मीरा की कमर पर लपेटते हुए बोला, अब तुम मुझसे जो सवाल पूछना चाहो पूछ सकते हो। चैप्टर 39 बेकाबू रोहन। रोहन मीरा के बालों में अपना सर छुपाते हुए बोला, अब तुम मुझसे जो सवाल पूछना चाहो पूछ सकते हो। रोहन को मीरा के बालों की खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही थी। उससे उसकी खुशबू में मदहोशी और दिल को एक सुकून पहुंच रहा था। वह मीरा को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। अभी मीरा के दिमाग में अलग ही फितूर सवार था। वह अचानक से रोहन के गोद में बिठे उसके बालों में अपना सर छुपाए उसके बालों से खेलने लगा। रोहन के बोलने पर मीरा को रोहन पर गुस्से के साथ चिढ़न होने लगी थी। वह चढ़ते हुए रोहन को अपने से दूर करते हुए बोली, क्या अब आप मुझसे चिपकना बंद करोगे? मुझे आपसे बात करनी है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझसे दूर हो सकते हैं प्लीज? पर जैसे रोहन ने मीरा की बात को इग्नोर कर दिया।
मीरा इरिटेट हो चुकी थी। वह लगभग रोहन के कान के पास चिल्लाते हुए बोली, हमें आपसे बात करनी है, क्या आप खुद को काबू कर सकते हैं? रोहन ने मीरा की बात सुनना चाहते हुए भी उसे छोड़ दिया। मीरा रोहन से अलग होते ही रोहन के सामने वाले सोफे पर जा बैठी। वह गुस्से से रोहन को घूरते हुए बोली, आखिर आपने हमें ही क्यों चुना? प्यार तो दूर की बात, हम तो आपको जानते तक नहीं ना आप हमें जानते हैं, तो फिर आपने क्या सोचकर आपने हमसे सगाई के लिए पूरे परिवार के सामने बात रखी, वह भी हमसे बिना पूछे? रोहन ने जब मीरा का सवाल सुना तो वह, जिसका चेहरा हमेशा एक्सप्रेशनलेस और कठोर हुआ करता था, उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। वह मुस्कान कुछ समय के लिए ही थी। रोहन की वो मुस्कान उसे बहुत अट्रैक्टिव बना रही थी। मीरा की तो उसके मुस्कुराते चेहरे से नजरें ही नहीं हटी। वह मन में ही बोली, यह बेशर्म इंसान मुस्कुराते भी है, वैसे ये मुस्कुराते हुए कितना हैंडसम लगता रहा था। रोहन धीरे से उठा और मीरा को वापस अपनी गोद में बिठा लिया। मीरा अपने ही ख्यालों में थी, उसे पता ही नहीं चल कब रोहन ने उसे वापस से अपने गोद में बिठा लिया। वह रोहन को अपनी नाराजगी भरी आंखों से देखने लगी। रोहन मीरा को अपनी गोद में बैठाकर काफी खुश था। वही रोहन को पहले की तरह हरकत करते देख मीरा चिढ़ गई। वह चिढ़ते हुए कुछ बोलती इससे पहले रोहन ने अपनी एक उंगली मीरा के होठों पर रख उसे चुप कराते हुए बोला, शी शांत रहो बिल्कुल, अब आप हमें कुछ बोलने दे तो हम आपको आपके सवाल का जवाब दें। मीरा इतना सुनते ही चुप होकर बिना हिले डोले रोहन की गोद में बैठ गई। रोहन ने मीरा को पहले से भी काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। मीरा चाहकर भी वहां से नहीं जा सकती थी। रोहन ने मीरा का एक हाथ पकड़ अपने सीने पर रखते हुए बोल, इससे ध्यान से महसूस करो। रोहन की धड़कन इस समय किसी भी नॉर्मल इंसान से काफी तेज थी। यह मीरा अच्छे से सुन सकती थी। रोहन ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, आप पहली वह लड़की है जिसे देख यह मेरी नहीं सुनता, इससे आप पसंद आने लगी है। जब भी आप हमारे आसपास होती हैं हमें यहाँ सुकून मिलता है। इससे पहले भी कई लड़कियों ने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की, वह भी अलग अलग तरीके से, पर कभी भी हमें यह इस तरह महसूस तो दूर की बात, हमें उन लड़कियों को देखकर ही घिन आने लगती थी। पर आपको देखिए बेकाबू हो गया। आप पहले लड़की है और आखिरी भी जिसे इसने हमारे लिए आपको पसंद किया है। मीरा मन ही मन बोली, यह है किस तरह का बेतुका जवाब हमारे सवाल का? मीरा ने अपना मुंह गुस्से से फुला लिया। मीरा का चेहरा या तो गुस्से से या फिर शर्म से लाल हुआ। ये रोहन के समझ के बाहर था। वह रोहन के गोद में बैठी कंगारू के बच्चे की तरह लग रही थी, जो किसी नए से मिलने पर खुद को अपनी माँ के पॉकेट में छुपा लेता है। बिल्कुल वैसे ही मीरा अपने आप को रोहन से कहीं छुपा लेना चाहती थी। उसे रोहन की गोद में बैठे बहुत शर्म आ रही थी। मीरा खुद को रोहन से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वह अब रोहन से दूर जाना चाहती थी। रोहन ने ना तो मीरा का हाथ अपने सीने से हटाया, बल्कि उसने मीरा के उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़कर उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपना हाथ सीने पर ही ऐसे ही रखे रखा। रोहन ने मीरा को कमर से पकड़ अपने और करीब खींच लिया। अब मीरा और रोहन के चेहरे बिल्कुल करीब थे। रोहन की गर्म सांसें मीरा अपने चेहरे पर बखूबी महसूस कर सकती थी। वहीं रोहन की नजरें मीरा की गुलाबी होठों पर थी, जो अभी रोहन के इतने करीब आने से कांप रहे थे। उसने मीरा के होठों की कंपन को अपने होठ से बंद कर दिया। वह मीरा को पैशनेटली किस करने लगा। रोहन मीरा के होठों को अपनी जीभ से खोलने की कोशिश करने लगा। मीरा ने अपने होठों को कसकर बंद करा हुआ था। जब मीरा ने अपने होठों को नहीं खोला तो रोहन ने मीरा के कमर पर एक चिकोटी काटी। स्माइलिंग कैट फेस। मीरा ने दर्द से अपना मुंह खोला ही था कि रोहन ने अपना जीभ मीरा के मुंह में डाल उसके जीभ से खेलना शुरू कर दिया। वह मीरा को अब बेतहाशा चूमे जा रहा था। वह मीरा को अपने अंदर खुद में समा लेना चाहता था। वही मीरा रोहन के प्यारे भरे इस मीठे एहसास को अपने अंदर कैद कर रही थी। उससे रोहन का करीब आना अच्छा लगा रहा था। उसके हाथों ने भी काबू छोड़ दिया। उसका हाथ, जो अब तक मीरा के हाथों को झगड़ा हुआ था, वह अब मीरा की गर्दन से लेकर पूरे शरीर पर चलने लगी। रोहन मीरा के होठों से होते हुए उसकी गर्दन तक आ पहुंचा। वह उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके कान चुभते हुए धीरे से बाइट कर अपनी मदहोश भरी आवाज में बोला, आपको आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया, अब आपकी बारी है इसे समझने की। हम कोई ऐसे भी नहीं जिसे समझना नामुमकिन हो। इतना बोल वह मीरा को अपने बाहों में लेते हुए बोला, आप हमारे लिए मायने रखती हैं, आप हमारी हैं और अब हमारी ही रहेंगी। जब तक आपकी सांसें चलेगी तब तक हमारी भी सांसें चलेंगी। अगर आज के बाद आपने खुद को हमसे दूर रहने को कहा, रोहन अपनी डेविल स्माइल विद हॉर्न्स करते हुआ बोला, तो आपको इसी तरह पनिशमेंट जरूर मिलेगी।
मीरा का चेहरे पहले से ही शर्म से लाल हुआ पड़ा था और रोहन के बातों ने मानो उसकी धड़कन बेकाबू हुए धड़कने लगी। उसकी सांसें जो अभी नॉर्मल ही हुई थी अब असामान्य रूप से तेज हो गई। रोहन को मीरा की धड़कन तेज होते हुए अच्छे से सुन सकता था। ये सुन रोहन मानो जैसे पूरे बदन में आग सी लग गई हो, पर उसने अपने आप को कंट्रोल कर ऐसे ही बिना कुछ बोले मीरा को अपने करीब कर मीरा के बालों में अपने हाथ फेरता रहा। कुछ देर बाद वह मीरा से अलग हुआ। अलग होते ही वह मीरा के बालों को और उसके कपड़ों को ठीक कर मीरा के माथे को प्यार से चूमा। वह खड़ा हुआ, खुद को ठीक कर मीरा का हाथ पकड़ केबिन से बाहर चला गया। रोहन को मीरा का हाथ पकड़े जाते हुए बहुत से एम्प्लॉयर्स देखा, बहुत हैरान थे। वहां बैठी कुछ फीमेल एम्प्लॉयज मीरा को बहुत ही बुरी नजरों से देखने लगी। वह आज तक कभी भी रोहन के सामने भी नहीं आ पाई थी। रोहन को किसी लड़की का हाथ पकड़े उनके सामने से जा रहा था, वह खुद को उस लड़की से जलने से न रोक पाए। कुछ ही देर में वह दोनों ब्राइडल शोरूम में थे। वहां रोहन मीरा के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था, वहीं मीरा बहुत ध्यान से रोहन को देख रही थी, उससे समझने की कोशिश कर रही थी। इधर मीरा को छोड़ने के बाद कुछ ही देर में वह दोनों एक शॉप के बाहर थे। निखिल अंशु के साथ एक शॉप की पार्किंग में कार पार्क कर रहा था। गाड़ी पार्क होते ही जैसी अंशु कार से बाहर निकलना को हुई, पर निखिल ने डोर को लॉक कर दिया। अंशु चाह कर भी बाहर नहीं जा सकती थी। वह सवालिया नजर से निखिल की तरफ देखने लगी। निखिल ने अंशु को गर्दन से पकड़ अपने करीब किया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। पहले तो अंशु काफी हैरान हुई, पर फिर अंशु भी बखूबी निखिल का साथ देने लगी। 20 मिनट तक एक दूसरे को इसी तरह चूमने के बाद दोनों अलग हुए। उन दोनों की ही सांसें काफी तेज थी। उन दोनों ने अपना सर एक दूसरे से लगाया हुए अपने सांस पर काबू करने की कोशिश करने लगे। दोनों के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल थी। चैप्टर 40 अनसैटिस्फाइड रोहन। निखिल ने अंशु के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे को दोबारा सुनना है जो आपने सबके सामने कहा था, मुझे वह दोबारा आपके मुंह से सुनना है, आप बोलेंगी ना? अंशु ने अपनी आंखें बंद करी हुए थे, वह निखिल की बातें सुनते हैं। उसने एकदम से ही आंखें बड़ी कर निखिल को देखने लगी। उसे शर्म आ रही थी, वह निखिल की आंखों में देख ही नहीं पा रही थी। कुछ देर ऐसे ही चुप रहने के बाद निखिल अंशु के नोज पे टैप करते हुआ बोला, सबके सामने तो आपने बहुत तेज आवाज में बोला था, अब आपको मेरे सामने इतनी शर्म क्यों आ रही है? चलो जल्दी से बोले, नहीं तो आप अपनी पनिशमेंट लेने को तैयार रहे। निखिल अंशु के होठों पर अपनी उंगली से चलाते हुए बोला। निखिल की उंगलियों को अपने होठ पर महसूस करते ही अंशु के पूरे शरीर में जोरदार झटका सा लगा। वह घबराए आंखों से निखिल को देखने लगे। निखिल अंशु को छेड़ते हुए बोला, अब आपको मेरे सामने कोई छोटा सा खरगोश बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बोले मुझसे, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। निखिल के इस उतावलापन को देख अंशु को खुशी हुई। वह धीरे से अपना मुंह खोल बोली, आई लव यू। उसकी आवाज बहुत धीरे थी। निखिल थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, अब आप बोलेंगी भी या मैं आपसे गुस्सा हो जाऊं? इससे पहले तो आपकी जुबान मेरे सामने किसी जंगली बिल्ली की तरह म्याऊं 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 कर हमेशा मुझे काटने को रहती थी, और अब देखो आपसे अपने प्यार का ही इजहार नहीं हो पा रहा है। सबके सामने तो आपने बड़ी ही बेबाकी से बोल दिया, अब मेरे सामने आपको डर लग रहा है मैं क्या आपको खा जाऊंगा? अब क्या मुझे आप इस तरह से घूर? निखिल के मुंह से अपने लिए बिल्ली सुन जो अभी अंशु की आंखों में घबराहट और शर्म थी मानो अब कहीं गायब हो गई, उसकी जगह अब गुस्से ने ले ली। वह गुस्से भरी आंखों से निखिल को देख रही थी। अंशु ने अपने होठों से निखिल के होठों को बंद कर दिया। उसे निखिल को बहुत एग्रेसिवली किस करने लगी। उसने किस करते हुए बेरहमी से निखिल के होठों को जानबूझकर काट लिया। अंशु के इस बेरहमी से काटने निखिल के होठों से खून निकलने लगा। अब उन दोनों के मुंह में निखिल का खून से भर गया। अंशु को जैसे ही एहसास हुआ उसमें कितनी जोर से निखिल को काट लिया है, उसने वैसे ही उसे अपने से दूर करते हुए वह निखिल की आंखों में देखते हुए बहुत ही नजाकत से बोली, आई लव यू मिस्टर निखिल, और मेरे बागर बिल्ले स्माइलिंग कैट फेस टीयर्स ऑफ जॉय। निखिल अंशु के मुंह से अपने लिए लव कन्फेशंस खुश हो गया। उसकी आंखें में जो चमक थी वह देखने लायक थी। वह आगे कुछ कर पाता अंशु में झट से डोर खोला और बाहर निकल निखिल को जीप चढ़ाते हुए शॉप के अंदर भाग गई। निखिल को पता ही नहीं चला कब अंशु ने उसे किस करते हुए डोर अनलॉक कर लिया। वह अंशु को खुशी से जाता देख खुश था, वो भी कार से निकल शॉप के अंदर चला गया।
वहीं मीरा की हालत ही खराब थी। मीरा 6 बार ब्राइडल ड्रेसेस पहनकर रोहन को दिखा चुके थे। रोहन अब तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, उसे हर ड्रेस में कुछ ना कुछ कमी ही नजर आती थी। मीरा अब सच में बहुत परेशान हो चुकी थी। एक तो ब्राइडल ड्रेस इतनी हैवी होती है, उसे कैरी करना और पहनने में भी काफी टाइम लगता है। मीरा को अब अंशु की याद आने लगी थी। अंशु भी बिल्कुल रोहन की तरह थी, वह भी रोहन की तरह हर ड्रेस में कुछ ना कुछ कमी ही निकाल लिया करती थी। उससे बहुत मुश्किल से कुछ पसंद आता था, और वह भी जब मीरा बहुत नाराज हो जाया करती थी तब कहीं जाकर वह नखरे को साइड कर देती थी। मीरा की यह 7वीं ड्रेस थी और वह अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह बाहर आते हुए मन ही मन बोली, अगर अब रोहन को ये भी पसंद नहीं आए तो वह सच में इस बार रोहन का सर फोड़ देगी। इस बार मीरा अपने गुस्से भरे चेहरे के साथ रोहन के सामने आ खड़ी हुई। रोहन अभी उसके सामने सोफे पर बैठा हुआ था और उसी के गुस्से से भरे चेहरे को देख रहा था। कुछ पल के लिए वह उसके उस गुस्से भरे चेहरे को देख मुस्कुरा गया। वह मुस्कुराहट कुछ सेकंड की थी, जो किसी ने भी नोटिस नहीं किया। मीरा इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी अचानक से रोहन के पीछे से एक आवाज आई, मीरू डार्लिंग तुम भी यहाँ हो? यह और कोई नहीं अंशु थी। अंशु चाहते हुए मीरा के पास आई। वह मीरा के चारों तरफ घूमते हुए बोली, नोट बैड स्मग, तुम्हारे पर इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। रोहन को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वह खड़ा हुआ और मीरा को अपनी तरफ खींचते हुए उसके कमर पर अपने हाथ रख अंशु की तरफ देखने लगा। तब तक निखिल भी वहां आ गया। निखिल हंसते हुए अंशु की तरफ बोला, क्या तुम सच में पागल हो? मुझे तुम इस तरह बार छोड़कर कैसे आ गई? क्या तुम्हारे पास इतनी सी भी अक्ल है कि तुम अपने होने वाले पति को? निखिल अभी इतना ही बोल पाया था कि उसकी नज़र सामने खड़े रोहन पर पड़ी। वह रोहन को देखते हुए बोला, वेरी गुड, तुम भी यहाँ भाभी की शॉपिंग के लिए आए हो। चलो बहुत अच्छा हुआ, अब भाभी को अपने शॉपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वह मीरा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी इस लड़के को तो शॉपिंग का नाम भी नहीं पता, ये कभी शॉपिंग करने नहीं आता, ये तो अपने कपड़े मुझसे मंगवाता है, इसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मीरा पहले से ही गुस्से में थी। वह निखिल की बात सुनते हुए भड़कते निखिल से सरकास्टिकली बोली, क्या तुम सच बोल रहे हो? इन्हें शॉपिंग करना नहीं आता? मैं ये 7वीं बार ब्राइडल ड्रेस पहन रही हूँ, मुझे इन्होंने इतनी बार चेंज करा दिया। ये सारी ब्राइडल ड्रेसेस बहुत हैवी हैं, मैं पहन कर थक चुकी हूँ और इन्हें अब तक कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। इन्हें हर ड्रेस में कुछ ना कुछ कमी ही नजर आ रही है और आप बोल रहे हैं इन्हें कपड़ों से लेना देना नहीं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। निखिल मीरा की बात सुन हैरानी से रोहन की तरफ देखने लगा। रोहन भी थोड़ा हैरान था, वह मीरा की तरफ देख रहा था। मीरा रोहन को देखते हुए बोली, अब मैं और कोई ड्रेस नहीं पहनूंगी, मुझे थकान हो रही है और भूख भी लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मीरा यह अपनी रोती हुई आवाज में बोली। एक तो मीरा सच में बहुत थक चुकी थी और भूख भी लग रही थी। उसने रोहन को अपनी बेचारी भरी आंखों से देखते हुए बोली। तभी अंशु बोली, मीरू डालेंगे तुम्हारी कल सगाई है। सगाई शादी यह सिर्फ लाइफ में एक बार ही होती है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।